गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं और देखिए मुंबई से अब हमने दिल्ली तक का सफर तय कर लिया है, क्योंकि आपको दिखाना है कि दिल्ली में कैसी सर्दी पड़ रही है और देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें कौन सी है वो तो लगातार हम आपको बताते ही रहेंगे। तो अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन में तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ 1 घंटा एक्स्ट्रा भी तो हम करते हैं। बिल्कुल, फ्रेश एंड फास्ट उसके बाद होगा, जिसमें बहुत रफ्तार के साथ आपको तमाम खबरें बताएंगे। यानी अगले 2 घंटे हमारे साथ बने रहिए और यकीन जानिए कोई भी खबर आपसे बिल्कुल मिस नहीं होगी। तो चलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बारिश की खबर से। जी हाँ, दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ हालात बिगड़े हुए हैं। तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरल, तमाम ऐसी जगह है जहाँ बारिश को लेकर अलर्ट अभी से जारी कर दिया गया है और तेज बारिश का दौर जारी है। बेचैन तूफान के बाद अभी भी हालात इस तरीके से बने हुए हैं कि बारिश लगातार हो रही है, कई जगहों पर जलभराव हो चला है और आने वाले कुछ दिन किस तरीके से भारी पड़ सकते हैं वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए इन तस्वीरों को और खुद अंदाजा लगाइए कि दक्षिण भारत का क्या हाल है। ये दूसरा मौका है। इससे पहले मिचोंग ने कहर बरपाया था। अब जोरदार बारिश की वजह से तमिलनाडु में त्राहिमाम मचा हुआ है। ये तीनों तस्वीरें तमिलनाडु की हैं। सबसे पहले बात तूतुकुड़ी की, जहां लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई। हर जगह पानी ने कब्जा कर लिया है। हालात को देखते हुए जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। ये तस्वीरें तमिलनाडु के तेनकासी की हैं, जहां बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश के चलते झरने भी तेजी से बहने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि पानी ने क्या हाल किया है। पूरे जिले में भारी बारिश हो रही है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ भी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। तमिलनाडु में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से चेन्नई में बैठक हो रही है, ताकि पीड़ितों तक राहत पहुंचाई जा सके। चेन्नई में एसईओसी के अधिकारियों ने राहत कार्य पर बैठक की। बारिश की वजह से केरल का भी बुरा हाल है। यहाँ के 3 जिलों में आज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मतलब ये कि तमिलनाडु और केरल में आज भी भारी बारिश की आशंका है। तो दक्षिण भारत में जहां बारिश की मार जारी है, वहीं उत्तर भारत की बात करें तो ठंड का प्रकोप है। श्वेता, आपको दिल्ली में काफी ठंड का एहसास हो रहा होगा। बिल्कुल, मैं मुंबई से दिल्ली आई तो यकीन मानिए मुझे लगा कि इतनी ठंड, इससे अच्छा तो मुंबई में थे। लेकिन हमारा काम है, हमें खबरें बतानी है और हम दिल्ली में आकर आपको खबर बता रहे हैं। तो देखिए, पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उससे कई जगह पर माइनस में टेम्परेचर पहुंच चुका है। मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। हिमाचल प्रदेश में भी ठिठुरन वाली सर्दी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। लाहौल स्पीति और केलांग में पारा माइनस में चला गया है। ठंड कितनी है? बहुत ज्यादा है जी। सुबह शाम उठने में भी दिक्कत है और ठंड में यहाँ पे बस गोड्डे अकड़ जाते हैं जी। बुरे हाल है, ठंड तो बहुत है जी। तो ठंड से बचने के लिए आप आग का सहारा ले रही हैं? हाँ जी, आग सुबह शाम वो आग के जरिए जी। तो काम कैसे कर पाती हैं? सुबह कितने बजे उठती हैं? सुबह 6 बजे जी। हाँ जी। मुश्किल आती है काम करने में? हाँ जी, दिक्कत तो आती है जी। ठंड से हमने टाइमिंग चेंज कर दी अपनी। सुबह हो नहीं पाता है काम, लेट आते हैं, शेड्यूल बदल दिया। शाम को भी जल्दी चले जाते हैं। ठंड में काम नहीं हो पा रहा है, टेम्परेचर माइनस में है। चाय बनाते हैं, डालते ही ठंडी हो जाती है। सिलेंडर जम रहे हैं। प्रदेश के कुल 8 जिले किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्र जैसे कल्पा, भुंतर, सुंदरनगर, रिकांगपिओ में पारा जो है माइनस से भी नीचे लुढ़क गया है। वहीं अगर हम जिलों की बात करें तो लगभग 8 से 10 जिले जो हैं उनका पारा भी लगातार लुढ़कता जा रहा है। वहीं अगर हम इस वक्त मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ पर जो है काफी टूरिस्ट यहाँ पे आते थे और ट्रैकिंग करते थे, लेकिन जिस तरह का ठंड का प्रकोप जो है हिमाचल झेल रहा है उसकी वजह से टूरिस्ट भी अब हिमाचल की तरफ रुख करने में कतरा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में पिछले दिनों हुई बारिश और स्नोफॉल के बाद मौसम सुहाना हो गया है। फेमस टूरिस्ट प्लेस औली समेत हर्षिक ट्रैक की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिख रही है। गाड़ियां बर्फ से पूरी तरह से ढक गई हैं। घर की छतों पर बर्फ की परतें बिछ गई हैं। बर्फबारी की शुरुआत होने के साथ ही सर्दी की छुट्टियां मनाने के लिए आए सैलानी एक्साइटेड दिख रहे हैं।
सैलानियों की बढ़ रही भीड़ से स्थानीय कारोबारियों में भी खुशी की लहर है। राजधानी दिल्ली में भी ठंडी हवाओं ने कंपकपी बढ़ा दी है। पहाड़ों की ठंड बढ़ने की वजह से मैदानी इलाकों में पारा गिरने लगा है। IMD के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली में न्यूनतम पारा 5 डिग्री तक जा सकता है। वहीं राजधानी में कोहरे का असर भी दिख रहा है। श्वेता, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, लेकिन कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए बर्फबारी तो वहां भी हो रही है, लेकिन जो पर्यटक पहुंचते हैं इसी बर्फबारी को देखने के लिए, उनकी तो मौज है। तभी तो मैं अभी आपको कह रही थी कि मुझे भी बर्फबारी देखना बहुत पसंद है और मेरी कोशिश ये रहती है कि हर साल कम से कम मैं किसी न किसी पहाड़ी इलाके में जरूर जाऊं ताकि बर्फबारी देख पाऊं। वैसे कई बार ये बर्फबारी मुश्किल में भी डाल देती है, जैसे गुलमर्ग में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है कि कई सैलानी वहां पर फंस गए हैं। देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, जहां ये शख्स खेल रहा है, कूद रहा है, चल फिर रहा है। दरअसल ये एक झील है, नाम है शेषनाग झील, जो अमरनाथ यात्रा के रास्ते में है और सर्दी की वजह से इसका पानी जम गया है। मतलब साफ है कि जोरदार ठंड है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं। डल झील में शिकारी पर जो महिला दिख रही है वो फेमस फुटबॉलर है, नाम है अगुस्का। विदेशी फुटबॉलर अगुस्का डल लेक में मजे कर रही हैं, ठंड के मौसम का लुत्फ उठा रही हैं। देखिए कैसे फुटबॉल के साथ मस्ती कर रही हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। बारामूला जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से वहां कई पर्यटक फंस गए। गुलमर्ग में फंसे 61 पर्यटकों को सेना ने बचा लिया। बता दें कि शनिवार को गुलमर्ग में बर्फबारी हुई थी, इससे ठंड भी काफी बढ़ गई थी। इसी दौरान कश्मीर में बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटक वाहनों में सड़क पर बर्फ के बीच फंस गए थे। ऐसे में सेना की चिनार कोर के स्थानीय यूनिट के सैनिक देवदूत बनकर उन्हें बचाने के लिए पहुंच गए। पर्यटकों में महिलाएं और बच्चे भी थे। सेना के जवानों ने पर्यटकों को निकाला। जवानों ने पर्यटकों को बैरक में ठहराने के साथ उनके लिए हीटिंग व्यवस्था, स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़ों और खाने की व्यवस्था की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह की, जिस पर जानलेवा हमला किया गया है और ठाणे पुलिस की SIT टीम जो गठित की गई है उसने अश्वजीत को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस मामले में कुल 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रिया सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सोशल मीडिया के जरिए इंसाफ की गुहार लगाई थी। अपडेट क्या है इस मामले को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। ठाणे के चर्चित प्रिया सिंह केस में तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हम आपको देर रात हुई इस गिरफ्तारी के बारे में बताएंगे, पहले ये सुन लीजिए। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद सर, मेरी तबीयत खराब है। सरकार की तरफ से या कोई मुलाजिम, कोई व्यक्ति मिला? आई बिलीव, मैं अपने प्रधानमंत्री और CM पे बहुत बिलीव करती हूँ और मीडिया पे भी बहुत बिलीव करती हूँ सर। बस जस्टिस चाहती हूँ मैं। ये एक्शन है जिसका रिएक्शन भी जान लीजिए। DCP अमर सिंह जाधव की अगुवाई में बनी SIT की टीम ने तीनों को गिरफ्तार किया है। ऑफिस में अभी तक 3 आरोपी को अटक किया। क्या क्या उनके नाम है, क्या कुछ बताना चाहिए? अश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेड़के, ऐसे 3 आरोपी को अभी गिरफ्तार। सुना आपने, बीती रात गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेड शामिल हैं। सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इतना ही नहीं, पुलिस ने उस गाड़ी को भी बरामद किया है। आरोप है कि इसी गाड़ी से अश्वजीत गायकवाड़ ने प्रिया पर जानबूझकर जानलेवा हमला करवाया था। बड़ी सफलता थाने पुलिस को मिलती हुई ये वही गाड़ी है MH43E3 ब्लैक स्कॉर्पियो, जो आज पुलिस ने जब्त की है और इसी गाड़ी से प्रिया सिंह को कुचलने की कोशिश की गई थी। साथ ही साथ 3 विटनेसेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। देखा आपने, कई सबूत जुटा लिए गए हैं। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। ये सब हुआ हादसे के 7वें दिन, जबकि रविवार को प्रिया ने पुलिस पर मदद न करने का आरोप लगाया था।
कल पुलिस वाले आए थे कुछ 2 मेरे पास रात में, वो जबरदस्ती कुछ मुझसे साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको मना किया बिकॉज मेरे पास लॉयर नहीं थी और मैं अकेले थी, तो मेरे फैमिली मेंबर में से भी कोई नहीं था, बट दे वर ट्राइंग टू पुश मी कि करो, कल जो होगा देख लेना। जानलेवा मामले में अभी तक धारा 307 नहीं लगाई गई। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद इस मामले में कई धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। उधर अश्वजीत के परिजनों की तरफ से प्रिया सिंह पर पैसे ठगने के आरोप लगाए जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते अपडेट देते हैं आपको संसद सेंधमारी के मामले में, जिसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल जो अपने जांच का दायरा है वो दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक बढ़ा चुकी है। और जो आरोपी नीलम और सागर शर्मा है उनके घर तक स्पेशल सेल की टीम पहुंच चुकी है। दरअसल स्पेशल सेल ये बात पता लगाने में जुटी हुई है कि इन आरोपियों की आखिरकार मदद किन किन लोगों ने की है। और ललित झा की निशानदेही पर जो आरोपियों के फोन थे, जले हुए फोन, उसकी बरामदगी कर ली गई है। अब एफआईआर में 120B धारा जोड़ने की तैयारी में पुलिस है। संसद घुसपैठ की जांच तेज है। स्पेशल सेल एक एक कर उन तमाम सबूतों और कड़ियों को जोड़ रही है जिससे इस साजिश का पूरा पता चल सके। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम हरियाणा के जींद में आरोपी नीलम के घर भी पहुंची। 5 गाड़ियों और स्थानीय पुलिस टीम के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जींद के घसो गांव पहुंची थी। इस दौरान न केवल नीलम के कमरे की तलाशी ली गई बल्कि परिजनों से भी पूछताछ की गई। अकेली नीलम ही नहीं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम सागर शर्मा के लखनऊ स्थित घर पर भी पहुंची। यहां आरोपी सागर शर्मा के पेरेंट्स से भी पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी सागर से उनके परिजनों की वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात भी कराई गई। पुलिस लखनऊ की उस दुकान में भी पहुंची जहां से सागर शर्मा ने जूते खरीदे थे। दुकान के मालिक से भी टीम ने पूछताछ कर अहम जानकारियां जुटाई हैं। मैं आलमबाग इलाके के सटाना शोरूम पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये वो दुकान है जहाँ पर सागर शर्मा ने जो वो जूता खरीदा था जिसमें वो स्प्रे लेके गया था और इसी दुकान से उसने जूता खरीदा था। हमारे साथ मौजूद है उस दुकान के ऑनर। सर क्या नाम है आपका? दीपक सटाना। दीपक सर, वो सागर शर्मा आपके यहाँ शूज लेके गया था जिसमें वो स्प्रे लेके आया था, तो वो कौन सा जूता था, कितने नंबर का जूता उसने? देखो बॉस, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, पर जो दिन में टीम आई थी तो उन्होंने जब बातचीत करी उससे तो उन्होंने बताया कि उसने लांसर कंपनी का जूता खरीदा था। लांसर कंपनी का जूता मैं बेचता हूँ और उन्होंने ये बताया कि 8 नंबर का जूता ले गया। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों की किस किस ने घुसपैठ में मदद की थी। इस मामले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे आरोपी ललित झा की निशानदेही पर पुलिस ने राजस्थान से सभी आरोपियों के जले हुए फोन को बरामद कर लिया है। घटना के बाद ललित झा ने आरोपियों के फोन को जला दिया था ताकि सबूत मिटाए जा सके। अब दिल्ली पुलिस संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में दर्ज एफआईआर में नई धारा 201B यानी सबूत नष्ट करना भी जोड़ने वाली है। तो संसद कांड के आरोपियों से एक तरफ देखिए श्वेता, पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है, नई धाराएं 201B जो है वो जोड़ने की तैयारी में है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में राजनीति भी हो रही है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद विपक्ष और आक्रामक है और लगातार सरकार को घेरने की मूड में नजर आ रहा है। इसी को लेकर एक बार फिर से सदन के अंदर आज हंगामे के आसार हैं। जिन सांसदों का निलंबन हुआ है उनकी वापसी को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है और इसके अलावा विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान पर अड़ा हुआ है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज भी लोकसभा में दिखाई पड़ सकती हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर आज भी जोरदार हंगामे के आसार हैं। माना जा रहा है कि आज फिर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है। आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के नाम से बिल लिस्ट है, पर विपक्ष इस मामले और सांसदों के निलंबन के बाद बेहद आक्रामक है। वो लगातार संसद घुसपैठ कांड पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। ऐसे में आज भी गहमा गहमी रहने के पूरे आसार हैं। हंगामे के आसार के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में उन्होंने 13 सांसदों के निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया है। चौधरी ने लिखा कि जिन कारणों से हाल में 13 सदस्यों को निलंबित किया गया है, मैं आग्रह करूंगा कि इस मामले को समग्र रूप से फिर से देखा जाए और निलंबन को रद्द करने और सदन में व्यवस्था बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले पर विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है।
इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद घुसपैठ के मुद्दे को उठा रहा है, इसलिए डेरेक ओब्रायन को निलंबित किया गया। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। जब पहले ही पीएम मोदी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए इस पर विपक्ष से विवाद नहीं खड़ा करने की अपील की है, तो विपक्ष भी इस मसले पर पीएम मोदी को घेरने में जुटा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मामले पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है और बीजेपी सांसद की भूमिका पर बहस से बचने का आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, 13 दिसंबर को लोकसभा में घुसने वाले आरोपियों को प्रवेश दिलाने में मदद करने वाले मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा की भूमिका पर सवाल उठाए जाएंगे। साफ है कि यह मामला यहां थमता नजर नहीं आ रहा। इस पर एक तरफ संसद घुसपैठ कांड पर जांच तेजी से जारी है, तो दूसरी ओर राजनीति भी अपनी चरम पर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहां जीत मिलने के बाद बीजेपी ने चौंकाने वाले नामों का मुख्यमंत्री पद के लिए ऐलान किया। अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए नामों पर माथापच्ची करने में जुटी हुई है। और यही वजह है कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली में हैं। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बताया ये जा रहा है कि कई नए चेहरे जो है वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सांसद थे, जो केंद्रीय मंत्री थे, जिन्हें चुनाव लड़ाया गया, जिन्होंने जीत हासिल की, उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। पहले 3 राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम पद का शपथ ग्रहण हुआ। अब तीनों ही राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद भी तेज हो गई है। इसे लेकर दिल्ली में न केवल अहम बैठक हुई, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंचे। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेपी नड्डा के घर अमित शाह के साथ मंथन हुआ। इस दौरान राजस्थान के सीएम भजन लाल और दोनों डिप्टी सीएम समेत बीएल संतोष भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में गजेंद्र शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और सीपी जोशी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में भी जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने जेपी नड्डा से इस बारे में मुलाकात की। इस दौरान नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी माथापच्ची जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम पहुंचे, जहां काफी देर तक मंथन हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रियों की लिस्ट तैयार करने में सामाजिक और क्षेत्रीय कारकों को ध्यान में रखकर जोर दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़कर निर्वाचित होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों सहित कई वरिष्ठ नेताओं को लेकर क्या रुख अपनाती है, इस पर भी सबकी नजर है। और चलिए अब बात करते हैं मथुरा शाही ईदगाह मामले की, जिसमें सर्वे के आदेश दे दिए जाने के बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में काफी अहम सुनवाई है, क्योंकि दोनों पक्ष के बीच बहस होनी है। श्वेता, और इस बहस के बाद ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही सर्वे की जो रिपोर्ट है वो अदालत को कैसे सौंपी जाएगी, इस पर भी अहम फैसला आ सकता है। मथुरा के शाही ईदगाह का सच क्या है? क्या शाही ईदगाह के नीचे मंदिर है? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब का सभी को इंतजार है। इसी जवाब के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग को स्वीकार करते हुए सर्वे की इजाजत दे दी है। अब इस मामले में आज बेहद अहम सुनवाई है। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज श्री कृष्ण विराजमान और मुस्लिम समुदाय के बीच बहस होगी। इस बहस के बाद ही कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही साथ किस तरह से सर्वे पूरा कर रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी, इस पर भी फैसला हो सकता है। आज दोपहर 2 बजे जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलील पेश करेंगे। एक तरफ जहां इस मामले पर सुनवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर भड़काऊ बयानबाजी का दौर भी जारी है। कोई भी आदमी खड़ा हो ये कहेगा साहब राष्ट्रपति भवन के नीचे मूर्तियां हैं, तो एएसआई आएगा और वो साहब खुदवाना शुरू कर देगा राष्ट्रपति भवन को। उन लोगों से क्यों नहीं पूछा जाता जो इस तरह के दावे कर रहे हैं कि उनके पास क्या सबूत है, क्या बातें हैं। कानून मौजूद है इस मुल्क में। इस चीज को पहले से देखकर महसूस किया था कि कानून ऐसा होना चाहिए। मुस्लिम लीग भड़काऊ बयानबाजी कर लोगों को भड़का रही है, तो वहीं दूसरी ओर अदालत के जल्द ही इस केस में न्याय की उम्मीद जगी है।
और देखिए शाही ईदगाह मस्जिद में होने वाले सर्वे पर आदेश आने के बाद इसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। इस बीच जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के एक पर्ची निकाल दी है। टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा है पीओके को लेकर और मथुरा शाही ईदगाह को लेकर। पर्ची जो बाबा ने निकाली है, उस पर्ची में आखिरकार क्या है, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर होने वाले सर्वे की पर्ची निकाल दी है। सर्वे से पहले बाबा बागेश्वर ने शंखनाद कर दिया है। दावा यही है कि मथुरा में जब खुदाई होगी तो सामने आएगा चमत्कार। इसके बाद हिंदू राष्ट्र बनने का सपना होगा साकार। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को लेकर आज अहम सुनवाई है। इस सुनवाई से पहले देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर बाबा बागेश्वर ने पूरा माहौल बना दिया है। खास बात यह है कि बाबा की लिस्ट में पीओके भी शामिल है। स्वर्णिम भारत होगा। भारत अब विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। इसके बाद यात्रा रुकनी नहीं है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी हो रही है और ज्ञान वापी का तो लगभग फैसला होने ही वाला है। और मथुरा को लेकर भी बात चल रही है, तो आपको लगता है कि मथुरा, काशी और राम मंदिर, ये तीन यदि हिंदुओं को मिल जाते हैं तो एक नए भारत का उत्थान होगा? निश्चित रूप से। अभी इसके साथ साथ पीओके भी बहुत जरूरी है। पाक अधिकृत जो कश्मीर है, वो जिस दिन भारत में विलय हो जाए, निश्चित रूप से आप ये मानिएगा भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। कि डेडलाइन कितनी बार बढ़ी कि कोर्ट में कभी वो पेश होगी, लेकिन आज एएसआई जो है कोर्ट में अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश करने वाली है। और हिंदू पक्ष को ये उम्मीद है कि जो दावे लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से किए जाते रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट में उनकी दावे बिल्कुल पुख्ता साबित हो जाएंगे। ज्ञानवापी केस के लिए आज का दिन बेहद अहम है। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में लगभग 3 महीने तक चले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे के बाद आज सर्वे रिपोर्ट को जिला अदालत में पेश किया जाएगा। आज इस रिपोर्ट को जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पेश की जाएगी। ये छठी बार है जब अदालत ने 18 दिसंबर तक एएसआई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने का समय दिया था। आज पेश होने वाली इस रिपोर्ट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि जिन बातों को लेकर वो लंबे समय से दावा करते रहे हैं, उसकी सच्चाई सर्वे की रिपोर्ट से आ जाएगी। इसके साथ ही हिंदू पक्ष का दावा है कि उम्मीदों से कहीं अधिक नतीजे इस बार आएंगे। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने की डेडलाइन कई बार बढ़ाई जा चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद में करीब 100 दिनों तक सर्वे कराया गया है। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग, एएसआई के साइंटिस्ट और स्थानीय प्रशासन के लोग शामिल रहे हैं। सर्वे की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सबमिट हो जाने के बाद ये पता चल सकेगा कि ज्ञानवापी परिसर में आखिर है क्या। बहुत खास था विवाह पंचमी का, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम और माता जानकी की शादी हुई थी। और भगवान राम की शादी की सालगिरह के मौके पर अयोध्या में लोग खुशी न मनाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। बाकायदा भगवान राम की बारात निकाली गई। उसके बाद क्या कुछ हुआ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। शहनाई गूंज रही है, ढोल बज रहा है, बैंड पार्टी के संगीत से पूरा शहर सराबोर है। सज धज कर लोग सड़क पर उतरे हैं। देखिए कैसे भगवान श्री राम की बारात निकली है और इसमें शामिल होने वाले लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं, जहां बन रहे मंदिर के उद्घाटन से पहले श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ये सब हुआ विवाह पंचमी के मौके पर। दरअसल हर साल इस माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी की तिथि का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस खास तिथि पर अयोध्या में श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। यही वजह है कि रविवार को भी अयोध्या में श्री राम और सीता की सालगिरह पर भगवान का विवाह संपन्न कराया गया। बाराती निकले और जमकर खुशी मनाई गई। और खबरों में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें कि देख मिला है बड़ी जानकारी है
कि बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 5 लोग जख्मी हुए। स्कॉर्पियो गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि आसपास से सड़क से जा रहे जिन लोगों ने ये मंजर देखा उनकी रूह कांप उठी। गाड़ी के पलटने के बाद कुछ लोग दौड़कर गाड़ी की तरफ आए और गाड़ी में फंसे लोगों को निकालने में उनकी मदद करने लगे। इस दौरान गाड़ी में 2 युवतियां और 1 युवक बाहर निकले, जिन्होंने अपनी बाकी घायल साथियों को अस्पताल पहुंचाया। इसी बीच लोगों ने एक्सीडेंट की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर एम्बुलेंस पहुंची। हम राइट साइड में आ रहे थे जो भी जाती है, ये गाड़ी भी अपने राइट साइड में चल रही थी। जो भाई एक्सीडेंट हुआ ये भी राइट साइड में चला था। मेरे सामने एक भाई और है, वो भी आगे चल रहे थे। उन्होंने खुद रास्ता देखा था। इस बाइक के सामने ही वो चल रहे थे रॉन्ग साइड में, अपनी साइड में। ये गाड़ी जो है वहाँ से पलट के, क्या रीजन रहा तो उन्होंने ज्यादा स्टेयरिंग कोई नहीं की, क्या कहा वहाँ से पलट के क्रॉसिंग देख रखे या डिवाइडर को क्रॉस करके तब इस गाड़ी को टूटी है। इसके अंदर 5 लोग थे टोटल, 2 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। 2 लड़कियां, उसको तो चोट नहीं लगी। एक जो आपको ड्राइविंग कर रखा था उसके चोट आई है काफी, तो उनके जो साथ वाले बंदे थे वो उसको लेके चले गए। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी स्कॉर्पियो सोना की तरफ से आ रही थी, जो अंडरपास पे जब आई तो अनियंत्रित होकर के और डिवाइडर को कूद करके दूसरी तरफ में चली गई। जो दूसरी तरफ से एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा था जिससे टकराने, और उसके पश्चात जो है एक्सीडेंट होने के बाद हमने घायलों को हॉस्पिटल भिजवा दिया है। और ट्रैफिक जो है अब गाड़ियों को हटा करके ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है। सर गाड़ी ओवर स्पीड में थी जो डिवाइडर कूद कर गई और फिर गाड़ी पलट भी गई। देखिए ये तो अभी पता चलेगा कितनी स्पीड थी, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर के और दूसरा डिवाइडर कूद करके दूसरी तरफ चली। 22 जनवरी का दिन सभी के लिए काफी खास है, क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में सभी में उत्साह भी बहुत है श्वेता। लेकिन जो पाकिस्तान से आई है सीमा हैदर, जो अपने आप को अब सनातनी बता रही है, वो भी दरअसल अयोध्या जाना चाहती हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। और उन्होंने कहा कि अगले साल मार्च तक वो अयोध्या जाएंगी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। हालांकि उनकी नागरिकता पर अभी भी असमंजस बरकरार है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इसमें रुकावटें डाली जा रही है। हालांकि अब यह भी फैसला किया गया है कि सीमा की जो याचिका है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में डाली जाएगी। सीमा हैदर ये भारत के रंग में रंगती जा रही हैं। सचिन मीणा के प्यार में पाकिस्तान से आई सीमा भारत में रहना चाहती है। वो यहाँ मंदिर घूमना चाहती है। मैं वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन एंड जो बन रहा है अभी राम मंदिर, मैं वहाँ जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। मेरा एक सपना है ये भी कि भगवान करे मैं जल्दी उनके दर्शन करूँ। सीमा का भारत में रहना तभी मुमकिन है जब सीमा को भारत की नागरिकता मिले। लेकिन ऐसा होने में जो सबसे बड़ी परेशानी हो रही है वो है पाकिस्तान सरकार की तरफ से। पाकिस्तान गवर्नमेंट लगातार अड़चने पैदा कर रही है, रुकावट डाल रही है। जो चीजें वेरिफिकेशन होके आ जाना चाहिए थी 6 महीने के अंदर, टाइम होता है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार, वो अभी तक वो नहीं कर रहे। सुना आपने, पाकिस्तान सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही। फिर उपाय क्या है? तो अब उपाय है इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख, और सीमा वही करने जा रही है। अपनी नागरिकता के लिए सीमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका दायर करेगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सीमा सचिन मीणा की तरफ से याचिका लगाएंगे कि वो हस्तक्षेप करे, हमारे 2 देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनका पालन हो और उसके तहत वो कार्रवाई करके वेरिफिकेशन करके यहाँ भेज दें। बीते मार्च से सीमा हैदर रबुपुरा में सचिन मीणा के घर में उसकी पत्नी के रूप में रह रही है। खबर के मुताबिक सीमा की नागरिकता का दुश्मन उसका पूर्व पति गुलाम हैदर है, जो लगातार वहां पर शिकायत कर रहा है, और सीमा उसकी इस हरकत को बेवजह बता रही है। तो मुझे छोड़ के अपनी मर्जी से जा चुके थे, और उनके और भी बच्चे हैं और पत्नी हैं, उनको देखें। खामक अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में किसी और को उल्टा सीधा बोलना या ऐसी बातें करना, ये गलत है। बच्चे मेरे हैं, बच्चे मेरे साथ रहेंगे, बच्चे उनके पास कभी भी नहीं जाएंगे। दरअसल सीमा का आरोप है कि जब उसे पति की जरूरत थी तो गुलाम हैदर उसे छोड़कर दुबई चला गया था। अब उसकी जिंदगी में परेशानी डाल रहा है। सीमा को पूरी उम्मीद है कि उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद है, जहां आज न सिर्फ वो दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, बल्कि 19,000 करोड़ की सौगात भी देंगे। बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी के दौरे का दूसरा दिन है। आज बताया जा रहा है कई परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। वहीं नवनिर्मित सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। कल की तरह आज भी पीएम मोदी का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। आज पीएम मोदी वाराणसी को बड़ी सौगात देंगे। आज वाराणसी को दूसरी वंदे भारत ट्रेन का गिफ्ट मिलने वाला है। पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन प्रयागराज कानपुर होते हुए दिल्ली जाएगी। इसके साथ साथ सुबह 10:45 पर पीएम मोदी उमराह में नवनिर्मित सर्ववेद महामंदिर जाएंगे। सार्वजनिक समारोह में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं, दोपहर में पीएम मोदी 19,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके पहले पीएम मोदी ने वाराणसी दौरे के पहले दिन तमिल संगम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। वाराणसी के नमो घाट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम ने प्रदर्शनी भी देखी। काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। वाराणसी में पीएम मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। वाराणसी में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर मौजूद नजर आई। खास बात ये थी कि इस भीड़ में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल नजर आए। स्थानीय लोग मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। और आगे आपको दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट में